हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है हमारा रियल नंबर्स। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और नंबर सिस्टम को किस प्रकार डिवाइड किया गया है और उसमें रियल नंबर कहाँ पे आता है और उस रियल नंबर के फर्दर जो डिवीजन किया गया है वो भी जानेंगे। और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे और उससे पहले के जो जितने भी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। और जो हमारा एक डेफिनेशन है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, जो कि है यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन, तो वो भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ, चैप्टर फर्स्ट, जो कि है हमारा रियल नंबर्स। दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि अभी तक जितने भी आपने स्टडी किया है क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 9th और जो आप क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं, क्लास 10 तक आप केवल रियल्स नंबर ही पढ़ेंगे। जितने भी मैथमेटिक्स में आपका जो नंबर यूज होगा रियल नंबर ही होगा। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की डिवीजन देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा रियल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा क्या होता है रियल नंबर्स, जो इस चैप्टर का नाम ही है, और दूसरा हमारा होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। दोस्तों इस नंबर को आप क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10 तक पढ़ेंगे और क्लास 11th में आपको जाके ये इमेजिनरी नंबर्स से पढ़ने को मौका मिलेगा। तो पहली बार आप इमेजिनरी नंबर के बारे में क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल्स नंबर। आप रियल्स नंबर को ग्राफ पे भी प्लॉट करते हैं, आपने देखे होंगे, पॉइंट में हो या डेसिमल में, पॉइंट में हो या डेसिमल में, एक ही बात है। फ्रैक्शन में हो या माइनस हो, पॉजिटिव हो, रूट में हो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा या परफेक्ट क्यूब रूट होगा, तो ये सब हमारे क्या होता है रियल नंबर होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिख रहा हूँ, जैसे कि +2 -2 -1 +1, ऐसे ही √4 लिख रहा हूँ मैं, तो √4 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ √3 √2 √9, ये 3 हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी आपने 2/5 लिखे हैं या 3.4 लिखे, तो जितने भी नंबर्स हो, प्लस में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो या रूट में हो या क्यूब रूट में हो, तो ये सब क्या होता है हमारा रियल नंबर होता है। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, अगर दोस्तों रूट के अंदर में माइनस में आ जाए कोई नंबर, जैसे कि अंडर रूट में -2, तो ये नंबर आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। या अंडर रूट में -3, अंडर रूट में -5, अंडर रूट में -7, तो ये नंबर सब आप कभी नहीं पढ़े हैं और ये पहली बार आप क्लास 11th में ही पढ़ेंगे। तो ये इमेजिनरी नंबर होता है, अभी आपको नहीं पढ़ना, आपके चैप्टर का ही नाम है रियल नंबर्स, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और फर्दर देखा जाए तो रियल्स नंबर के भी पार्ट होते हैं, तो मैं वो लिख देता हूँ। अब हम देखते हैं रियल्स नंबर के भी फर्दर जो पार्ट डिवीजन किया गया वो देख लेते हैं। दोस्तों रियल्स नंबर को भी दो डिवाइड में किया गया है। एक तो हमारा है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। अब रेशनल और इरेशनल, जैसे कि आप क्लास 8th में पढ़े होंगे, रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं, और ऐसे नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल, जैसे रेशनल नंबर में -2 +2, जो भी एग्जांपल लिखना है लिख लीजिए, लेकिन यहाँ से 2 हो गया, 2/5 लिखता हूँ मैं, 3.4 लिखता हूँ, यानी कि फाइनाइट डेसिमल तक जो जाए तो रेशनल नंबर में आते हैं। लेकिन अगर इरेशनल की बात की, जैसे मैं लिखता हूँ √2 √3 √5 √7 √13, तो ये सब दोस्तों क्या होता है, ये होता है इरेशनल नंबर। जैसे कि आप रूट निकालोगे √2 का, तो ये हमारा कितना आ जाता है 1.41, ऐसे ही डैश डैश में कभी भी खत्म नहीं होगा। जैसे आपने पाई पढ़ा होगा, पाई की वैल्यू पढ़ी होगी 3, आप लिखते हैं एस्टिमेट करके 3.14 और डैश डैश आगे भी होता है। तो ये इनफाइनाइट होते हैं, यानी डैश पॉइंट के बाद जितना भी लिखे वो
चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। तो ऐसे अगर जैसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये सब हमारा दोस्त क्या होता है, ये इरेशनल नंबर होता है और रेशनल नंबर ये होता है। तो ये मैंने रियल नंबर के भी दो डिवीजन बता दिए। नंबर सिस्टम आपने पढ़ा कि नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। अब हमने अभी तक क्लास 10 तक हमने क्या पढ़ा, केवल रियल्स नंबर पढ़े हैं, और रियल्स नंबर के भी दो पार्ट होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं, आगे जाकर फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर उसके भी आगे जाकर तो होल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, तो ये सब आगे पार्ट बढ़ते जाते हैं। फिर प्राइम नंबर आएगा, को प्राइम नंबर आएगा, तो ये सब ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब क्या होते हैं, ये इरेशनल नंबर के ही अगले पार्ट है। और इरेशनल नंबर तक यही है, इरेशनल नंबर का कोई पार्ट नहीं होता। तो ये हमारा हो गया नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे कि आपने प्राइम नंबर के बारे में जानते होंगे या नहीं जानते, तो आगे हम बताएंगे अगले एक्सरसाइज में उसका यूज है। प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, तो इनके सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारे बेसिक इम्पोर्टेंस है 1.1 तक के लिए, एक्सरसाइज 1.1 तक करने के लिए, तो उसके बारे में हम जानते हैं। ये आपने रियल्स नंबर के बारे में पढ़ लिया, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं 1.1 के लिए क्या इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं जो 1.1 क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगी। तो सबसे पहले वो देखते हैं। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। तो चलिए मिटाते हैं इसे। दोस्तों एक डेफिनेशन है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में या स्कूल एग्जामिनेशन जो कि पीरियोडिक एग्जामिनेशन, वो पूछा जा सकता है। वो हमारा किसका है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसकी डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है और इसकी कंडीशन भी पूछा जा सकता है। तो मैं लिख रहा हूं, गिवन इंटीजर्स, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, गिवन इंटीजर्स a and b, there a and b, उसके बाद आपको there exist unique integers, there exist unique integers set q and r satisfying, एक इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करना होगा, जो है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b। तो ये कंडीशन भी आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही यूज है दोस्तों 1.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा यूज किया जाएगा। और यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम होता है यूक्लिड एल्गोरिथम, जिसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे ही हमें एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकालना सीखते हैं, वो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के यूज करके ही निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, अगर एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। गिवन इंटीजर्स a and b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r satisfying a equals to bq plus r, where 0 is less than or equal to r less than b। तो ये आपको डेफिनेशन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, तो आप कृपया करके नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। दोस्तों आपको जो बोर्ड में या कहीं भी जो भी एग्जामिनेशन होगा क्लास 10th में, आपसे एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा। 2 नंबर दिया होगा, ज़्यादा डिजिट का हो सकता है, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट, जो भी डिजिट का हो, आपको बोलेगा कि फाइंड एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो वो हम कैसे करेंगे, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को कैसे समझेंगे और कैसे सॉल्व किया जाता है एचसीएफ निकालने के लिए, इस टॉपिक का यूज कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, एनसीईआरटी का ही है। मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल नंबर 1 है। जैसे आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, एग्जाम्पल 1 दे रखा है हमें, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052, एंड दूसरा नंबर दे रखा है हमें 12576। ये नंबर 2 देखा और बोल रहे कि इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे,
तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर है। इन दोनों में से लार्जेस्ट आपका है 12576 यानी 12576। तो ये 4052 से बड़ी है, तो पहले इसको चूज करेंगे और क्या करेंगे, हम डिवाइड करते चलेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आए तब तक हम डिवाइड करेंगे। लेकिन इसको डिवाइड करने का भी एक तरीका होता है इसमें, जैसे कि अभी तक हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे 21 को मैं कर रहा हूँ 3 से, या मैं 21 को डिवाइड कर रहा हूँ मान लीजिए 2 से, तो ये 1 से जाएगा 2। लेकिन हमने पहला डिजिट को देखा है कि पहले डिजिट अगर इससे डिवाइड हो रहा है तो पहले डिजिट को ही करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम जैसे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो उसमें ये बात नोटिस नहीं होगी सबसे क्लोज वैल्यू कौन सी होगी। जैसे कि इसका अगर निकालने के लिए बोले तो 2 से डिवाइड करो यूजिंग एल्गोरिथम करके, तो मैं 10 से करूंगा तो ये 20 आ जाएगा सीधा सीधा, यानी कि सबसे क्लोज वैल्यू 20 है। तो यानी कि 20 इससे अगर डिवाइड हो रहा है तो सबसे क्लोज वैल्यू तक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले डिजिट को सॉल्व करेंगे फिर दूसरे डिजिट को, ऐसा नहीं होगा, सबसे क्लोज वैल्यू तक जाएंगे। तो यही हम सॉल्व करते हैं। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसका, इसको मिटा रहा हूँ टॉपिक, आपने लिख लिया होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12576 को डिवाइड करना है हमें 4052, इससे करना है। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, इससे ऐसी वैल्यू से ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे कि इसको मैं मल्टीप्लाई करने पे इससे सबसे क्लोज पहुंच जाए। तो ऐसे कौन सा नंबर होगा, इस 4000 और ये 12000 है, तो 4000 है ये 12, 3 से जा सकता है, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो 6 15 1 12, यस 12156 आ रहे थे, यानी कि 3 से डिवाइड करने पे हम सबसे क्लोज वैल्यू तक चले जाते हैं, यानी कि 12156 तक पहुंच गए। सबसे क्लोज यही वैल्यू है 3 से मल्टीप्लाई करने पे। तब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ गया 0 2 4, 420 आ गया। अब यहाँ पे देखना है जो 420 हमारा जो रिमाइंडर आया है, इसी रिमाइंडर से हम इसकी जिसने यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर था यहाँ पे उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 से 20 से हम डिवाइड कर देंगे 4052 को। दोस्तों ये स्टेप समझ में आया। जैसे कि हमने नॉर्मल था पहले स्टेप में कि ऐसे डिवाइड किया, सबसे क्लोज वैल्यू तक पहुंचने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 12156 पे पहुंच गए। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 420 आया। जो रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर से ही हम जो यहाँ पे डिवाइडर था उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ इस पे देखिए ये 4000 और ये 400 है, तो सबसे क्लोज वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे पहुंचने के लिए। तो मैं 420 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ 0 80 36 एंड 37, तो ये आ गया हमारा 378। अगर हम 10 से करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये 4200 आ जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें सबसे उससे क्लोज हो और लेकिन उससे स्मॉलेस्ट हो तो वही हम वैल्यू लेंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आ गया 3780। तो अब फिर माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया 2, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा आपको 0 9 8 1 आ जाएगा, 172 आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 170 272 आएगा क्योंकि 9 में 72 तो सर 272। अब हम फिर ये जो रिमाइंडर आया है इस रिमाइंडर को इस डिवाइडर में डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 420 यहाँ पे। अब यहाँ से सबसे क्लोज वैल्यू पे 272 में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें। क्वेश्चन क्या रखे हैं कि 420 के हम क्लोज पहुंच जाए, उससे ज्यादा नहीं लेकिन उससे क्लोज, तो 1 ही होगा, 1 ही हो जाएगा क्योंकि जो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 272, फिर आ जाएगा 8 8 11 में 7 में 4 एंड 1 148 आ गया। अब 148 जो हमारा रिमाइंडर आया उसी को हम 272 से डिवाइड कर देंगे। ये हमें तब तक करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हमें यही खेल खेलना है। 148 में क्या मल्टीप्लाई के 272 तक पहुंच जाए तो 1 ही होगा अभी क्लोज पहुंचने के लिए 148। अभी आ जाएगा 4 4 एंड
272 में से थोड़ा से कितना होता 7 2 एंड 1 1 2 4 बच गया यानी कि 124। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 4 को फिर हमें डिवाइड कर देना है किससे 148 से। दोस्तों ये एग्जाम्पल लेंदी है, थोड़ा बड़ा सा है, इसलिए इतना स्टेप करना पड़ रहा है। नहीं तो आपको अगर 1.1 में देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन तो उसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल है, 1-2 स्टेप में हो जाएगा। अब 1 2 4 में हम क्या मल्टीप्लाई कि 148 तक पहुंच जाए तो ये भी 1 ही होगा 1 2 4। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 एंड 2 24 आ गया। अब फिर 24 को हम डिवाइड कर देंगे 124 में तो ये आपका 5 तो 120 आ गया, 120 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 से हम फिर डिवाइड कर देंगे 24 को तो ये आ जाएगा आपका 6 और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया तो ये हमारा लास्ट स्टेप होगा इस प्रोसीजर को फॉलो करने का। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम यही प्रोसीजर को फॉलो करते चलेंगे। तो जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं उसका अगला स्टेप। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, बस हमने वो डिवाइड करते गए जब तक रिमाइंडर 0 आए, वही हमने अभी किया है। अब आगे हम देखते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम इस एचसीएफ को कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसका कंडीशन मैंने क्या बताया था आपको, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये कंडीशन आपको हर हाल में याद रखना है। और मैं अभी सभी टर्म का मतलब बताता हूँ। a का जो मतलब है ये हमारा है डिविडेंड, b हमारा यहाँ पे है डिवाइजर, q हमारा यहाँ पे है कोसेंट और r हमारा यहाँ पे रिमाइंडर। तो आई होप आप सबको सभी टर्म का मतलब समझ गया होगा। ए को हम डिनोट करें डिविडेंड से, डिवाइजर को डिनोट करें बी से, कोसेंट को डिनोट करें क्यू से और रिमाइंडर को डिनोट करें हमें आर से। तो ये सब का मतलब है। अब हम समझते हैं ये कंडीशन कैसे आया और इसका यूज क्या है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको 25 और उसको डिवाइड करवाता हूँ चलो 4 से। ओके, अब 4 से डिवाइड करवाएंगे तो किससे चले जाएगा, 6 से चले जाएगा, 6 4 से 24। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1 आ गया। अब इस कंडीशन को हम इसमें अप्लाई करते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारा क्या है, ये जो हमारा यही डिविडेंड है यानी कि a है। ये जो डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये हमारा है b यानी कि डिवाइजर b। और जो हमारा रिजल्ट यहाँ पे आया ये हमारा है q यानी कि कोसेंट। और जो यहाँ पे हम बचा है लास्ट में ये हमारा r यानी कि रिमाइंडर। तो a के जगह पे हम लिखते हैं 24, b के जगह पे हम लिखते हैं 4, मल्टीप्लाई q के जगह पे लिखते हैं 6 और प्लस रिमाइंडर यानी कि 1। आप इसको सॉल्व कीजिएगा 24 प्लस 1 यानी कि 25। तो यानी कि डिविडेंड के इक्वल आ गया ये। तो इसका मतलब है ये वैलिड है और इसको आप यूज कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तब हम देखते हैं कि आप समझ गए होंगे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब हम देखते हैं अगला स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो दोस्तों अभी तक हमने सॉल्व किया था, क्या था, 12,576 को हमने डिवाइड किया था 4,052 से। तो ये कितने पे आया था, हमारा आया था ये 3 से मल्टीप्लाई करा था हमने। तो 12,100 कितना आ गया था हमारा 12,556 आ गया था। और फिर हमने इसे माइनस करा तो ये 420 आया था, यही आया था। तो इसको स्टेप के थ्रू हम कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1 में जो a है ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा q हो गया और ये हमारा r हो गया। तो a के जगह पे आप देखिए 12,576 इक्वल्स टू 4,020 मल्टीप्लाई 3 प्लस 420। तो ये स्टेप फर्स्ट हो गया हमारा। अब स्टेप सेकंड लिखते हैं। स्टेप सेकंड कैसे क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे क्या था कि 420 जो रिमाइंडर आया उससे हमने 4,052 से डिवाइड करवाया था। तो ये आ गया था 9 टाइम्स और ये आया था हमारा 3300 कितना आ गया था 3380 आया था। अब फिर हमने इसे माइनस किया था तो ये आया था 272 आ गया था। तो इसको स्टेप के थ्रू कैसे लिखेंगे।
आप इस वाले पार्ट को भूल जाइए। ये ए हो गया, अब हमारा ए ये, बी ये हो गया, क्यू ये हो गया और आर ये हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 400,052 इक्वल्स टू 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस 272। ये स्टेप हो गया हमारा 2। अब ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप था, आपने पीछे नोट किया होगा तो आप उसे देखते रहना। मैं पेज पे लिख रखा हूँ उस स्टेप को जो हमने सॉल्व किया था, क्योंकि बार बार यहाँ पे जगह स्पेस नहीं है इसलिए लिखना पड़ रहा है। तो मैं इसको आप डिलीट कर देता हूँ। स्टेप 3 में हम लिखते हैं, ये जो स्टेप 2 हमने लिखा है ना, आगे ऐसे ही आपको फॉलो करना है, आगे ऐसे लिखते जाना जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक आपको ये स्टेप लिखना है। तो स्टेप 3 था हमारा क्या, स्टेप 3 था 420 आ गया ए की जगह पे, और हमारा ये हो गया था बी, मल्टीप्लाई किया था 1 से हमने, प्लस आया था रिमाइंडर 148। ऐसे स्टेप 4 था हमारा 272 इक्वल्स टू 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124। आगे वाला इस स्टेप को मैं मिटा रहा हूं। अब स्टेप 5 लिखते हैं। स्टेप 5 में हमारा क्या था, 148 इक्वल्स टू 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। स्टेप 6 क्या था, 124 इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1। ऐसे ही स्टेप 7 क्या था, स्टेप 7 था 24 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 0। तो ये 0 जहां तक आया, यानी कि स्टेप हमारा 7th में रिमाइंडर 0 आया, यानी कि 7 स्टेप लिखने पड़े हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आता है उसमें देखा जाए तो ये हमारा ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये हमारा आर है। तो दोस्तों एचसीएफ वही होता है जो लास्ट स्टेप के बी हो, यानी कि जिसका आंसर बी हो। तो बी देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 4 है, तो यानी कि हम एचसीएफ क्या लिखेंगे, बी इक्वल्स टू एचसीएफ निकल से 4। यानी कि जो एचसीएफ की वैल्यू आएगी लास्ट स्टेप में जिसमें रिमाइंडर 0 हो तो वो हमारा बी हो जाता है एचसीएफ। तो लास्ट स्टेप तक जाना है तो क्या करना था हमें, पहला स्टेप हमें बड़ी वाली जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, 2 वैल्यू की निकालनी होगी, तो लार्जेस्ट जो वैल्यू होगी उसको स्मॉल से डिवाइड करते जाना, तब तक डिवाइड करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और फिर हमें इसे ऐसे स्टेप के थ्रू लिखना है, और जो लास्ट स्टेप देखना है जिसमें कि रिमाइंडर 0 आएगा, उस स्टेप का जो बी की वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा उस दोनों वैल्यू का। तो एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा 1.1 से है, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन देखते हैं 1.1 एक्सरसाइज से है, जो कि हमारा 135 एंड 225। इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो सब बड़ी वैल्यू कौन सी है, 225 है, और छोटी वैल्यू 135। तो हम क्या करेंगे, 225 में बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू से डिवाइड करा देंगे। तो किससे चलाएगा, 1 से जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हमें स्मॉलेस्ट रहना है या उसके पास ही जाना है, क्लोजेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, या वही वैल्यू मिल जाए या क्लोजेस्ट मिले तो हमें वहां तक पहुंचना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 ही रहेगा, और ये आ जाएगा 90 आ जाएगा। फिर 90 का 135 में डिवाइड करेंगे तो ये 1 से चले जाएगा, 90 आएगा, और ये 45 आ जाएगा। अब 45 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से जाएगा 90, और ये 0। यानी कि 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या था ये, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है एग्जामिनेशन में भी। तो स्टेप फर्स्ट क्या लिखेंगे, इसको आप भूल जाइए, a हमारा a हो गया, b q एंड r। तो स्टेप फर्स्ट होगा 225 इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। स्टेप 2 हो जाएगा हमारा 135 इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। एंड स्टेप 3 हो जाएगा 90 इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो यानी कि दोस्तों जो ये लास्ट स्टेप हमने देखा, लास्ट स्टेप में क्या है,
रिमाइंडर 0 आ गया तो हम आगे स्टेप को नहीं बढ़ाएंगे। जितना इसमें स्टेप देखोगे 3 स्टेप ये है, तो यहाँ भी उतना ही स्टेप आएगा। तो लास्ट स्टेप में देखा जाए तो v की वैल्यू क्या है हमारा, a हो गया, b हो गया, q हो गया और r हो गया। तो v की वैल्यू हमारा 45 है, तो हमारा इस आंसर आ गया 40 SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों आई होप आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी, और हम नेक्स्ट क्लास में पूरा जो एक्सरसाइज है 1.1 उसको सॉल्व करेंगे, और उसके आगे कुछ 3-4 एग्जाम्पल है उसको भी देखेंगे। हमने पहला वाला एग्जाम्पल समझा दिया, तो जो सबसे लेंथी था और जो एग्जामिनेशन में आते भी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।